Hello everybody, this is Shivam Dubey from English Kingdom Culture Prayagraj, and today we are going to have a lecture, and this time the lecture will be on the biography of the representative novelist of the Victorian era. No doubt विक्टोरियन एरा के जो रिप्रेजेंटेटिव नॉवेलिस्ट हैं उस रूप में हम लोग चार्ल्स डिकेंस को याद करते हैं। चार्ल्स डिकेंस एक ऐसे नॉवेलिस्ट थे जिन्होंने एक स्ट्रगलिंग सोसाइटी को, एक चेंजिंग सोसाइटी को, स्पेशली आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड एंड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द रिफॉर्म बिल इन 1832, काफ़ी कुछ इंग्लैंड का सीन बदल चुका था। वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट के जो ऑप्शंस थे, चांसेस थे, वो चीज़ें, और कई जगहों पर ऐसा भी था जहाँ पर रूल्स भी बहुत टफ हो चुके थे। एजुकेशन अगर सोसाइटी में देखा जाए तो एजुकेशन के नाम पर पनिशमेंट की जो प्रोसेस थी वो ज़्यादा ही बढ़ चुकी थी, जिसको डिकेंस ने अपनी नॉवेल्स में स्पेशली हाईलाइट करने की कोशिश की है। चाहे वो वीमेन एक्सप्लॉयटेशन रहा हो, चाहे वो चाइल्ड लेबर रहा हो, या उस समय के रूल्स रहे हों, एजुकेशन सिस्टम रहा हो। शायद यही वजह रहा है कि चार्ल्स डिकेंस की जो नॉवेल्स रही हैं या जो उनके वर्क्स रहे हैं स्पेशली, उन्हें हम लोग एक तरह से सोशल क्रिटिसिज्म के रूप में देखते हैं। ऐसा लगता है कि ही ट्राइड टू क्रिटिसाइज सोशल सिस्टम, और वो अपने वर्क्स के जरिए वांटेड टू वार्न अस, वांटेड टू गाइड अस कि हमारे राइट पाथ क्या होगा। जिस तरह से चाइल्ड में भी क्रिमिनलाइजेशन को दिखाया गया है कि किस तरह से बच्चे भी जो थे छोटी उम्र में वो क्रिमिनल बनते जा रहे थे और उनको बनाने का भी काम किया जा रहा था। ऑलमोस्ट जो डिकेंस होते हैं उनके वर्क्स पर अगर देखा जाए तो कुछ पिकारेस नेचर देखने को मिलता है, मिस्ट्री देखने को मिलती है। पिकारेस नेचर की बात किया, पिकारेस नॉवेल के रूप में इंग्लिश में अगर देखा जाए तो फर्स्ट नॉवेल के रूप में द लाइफ ऑफ जैक वेल्टन, या फिर जिसको हम द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर कहते हैं, ये नॉवेल है जिसको हम फर्स्ट इंग्लिश पिकारेस नॉवेल मानते हैं, जिसको थॉमस नैश साहब ने राइट किया था। एक्चुअली इस नॉवेल के बाद तो नॉवेल राइटिंग लगभग रुक सी गई थी, क्योंकि एलिजाबेथन टाइम हो या जैकोबियन टाइम, इवन इन कैरोलिन टाइम, ये जो राइटिंग थी स्पेशली नॉवेल राइटिंग वाज नॉट फेवरेट राइटिंग। उस दौर में हम ड्रामा स्पेशली फेवरेट था, इसके अलावा पोएट्री थी, धीरे धीरे करके प्रोज का भी टाइम आता रहा। बट आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ ऑगस्टन एज और इवन बाय द एंड ऑफ द रेस्टोरेशन एज 1700 के आसपास एक फिर से शिफ्टिंग होती है, क्योंकि बार बार ड्रामा को बैन किया गया और बैन उसमें होते रहे। खासतौर से जो बैन हुआ 1642 में, 1642 में, वो इंग्लिश सिविल वार के दौरान किया गया था, और उसके बाद से ड्रामा की जो राइटिंग रही और जो क्वालिटी रही वो दोनों डिक्लाइन होते रहे। तो एक अलग जेनर, एक अलग राइटिंग स्टाइल डेवलप हो रहा था, राइटिंग मैनर डेवलप हो रहा था, और वो था नॉवेल, जो 18वीं सेंचुरी की शुरुआत में खासे डेवलप होता है। और इसके डेवलपमेंट को क्रेडिट अगर दिया जाए तो शुरुआती दौर में अगर देखा जाए तो हमें रेस्टोरेशन टाइम से पहले ही राइटिंग का शुरुआत रहा है। नो डाउट प्यूरिटन इफेक्ट दिखता है। जॉन बनियन ने अपनी पिलग्रिम्स प्रोग्रेस अपनी एक वर्क रखी। एक्चुअली यह तो एक तरह से रिलीजियस एलेगरी है, लेकिन अगर इसकी राइटिंग स्टाइल देखा जाए, कैरेक्टराइजेशन देखा जाए, प्लॉट का डेवलपमेंट देखा जाए, तो पिलग्रिम्स प्रोग्रेस को फर्स्ट इंग्लिश नॉवेल मान लेने में कोई बहुत बुरा नहीं। कई लोग, कई क्रिटिक्स इसको मानते भी हैं कि जो पिलग्रिम्स प्रोग्रेस है वो फर्स्ट इंग्लिश नॉवेल के रूप में भी है। हालांकि जो सिस्टमेटिक नॉवेल जिसको आज हम लोग पढ़ते हैं उसके आने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि हम जब ऑगस्टन एज में पहुंचते हैं 18वीं सेंचुरी के अर्ली फेज में, जहां पर अलेक्जेंडर पोप अपनी पोएट्री से राइटिंग कर रहे थे, तो वहीं पर हमारा प्रोज का भी डेवलपमेंट हुआ। पीरियोडिकल एसेस के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो जोनाथन स्विफ्ट का कंट्रीब्यूशन, या फिर रिचर्ड स्टील का कंट्रीब्यूशन, जोसेफ एडिसन का कंट्रीब्यूशन रहा। तो नॉवेल की दुनिया में धीरे धीरे करके 4 व्हील से पहले कुछ और भी नॉवेलिस्ट आए, जैसे डैनियल डीफो है। डैनियल डीफो ने अपनी रॉबिन्सन क्रूसो जैसी राइटिंग से एक अलग टाइप का इमेज हमारे सामने रखा। जोनाथन स्विफ्ट रखे, जो गुलिवर्स ट्रेवल जैसी अपनी राइटिंग से
एक अलग राइटिंग को रखा, लेकिन एक विजार्डनेस देखने को मिलता है, एक तरह का विजारे एक्सप्रेशन होता है जो ये देखने को मिलता है कि एक्चुअली जो हमारे कैरेक्टर्स हैं वो वांडरिंग है। और यही वांडरिंग कैरेक्टर जो होता है वह चाहे वो लॉरेंस का रहा हो और चाहे वो टोबियस स्मॉलेट की राइटिंग में रहा हो या फिर हेनरी फील्डिंग की राइटिंग में रहा हो या फिर सैमुअल रिचर्डसन की राइटिंग में रहा हो, सारे जो उस टाइम के जो फोर व्हील्स थे, जिसे मैंने आपसे बताया फोर व्हील्स में हमारे पास लॉरेंस, टोबियस स्मॉलेट और सैमुअल रिचर्डसन और इसके अलावा हेनरी फील्डिंग। आज की जो दृश्य है, आज की जो परिभाषा कहा जाए तो मॉडर्न जो नॉवेल हमारे पास है इनके फादर के रूप में हम हेनरी फील्डिंग को मानते हैं। हेनरी फील्डिंग इज फादर ऑफ मॉडर्न नॉवेल्स। और इसके बाद हम जब रोमांटिक मूवमेंट में आते हैं तो रोमांटिक मूवमेंट्स में आप देख सकते हैं कि ज्यादा नॉवेलिस्ट नहीं रहे, अगर जेन ऑस्टिन को छोड़ दिया जाए जिन्होंने एक तरह से डोमेस्टिक नॉवेल्स लिखे, और वाल्टर स्कॉट को छोड़ दिया जाए जिन्होंने हिस्टोरिकल नॉवेल की शुरुआत की। वाल्टर स्कॉट का हिस्टोरिकल नॉवेल रहा हो या टोबियस स्मॉलेट के जो सस्पिशन से भरे हुए नॉवेल रहे हों, ये सारे एलिमेंट फाइनली आकर के विक्टोरियन टाइप के जो रिप्रेजेंटेटिव नॉवेलिस्ट हैं चार्ल्स डिकेंस, उनकी राइटिंग में हमको देखने को मिलता है। डिकेंस अपने कैरेक्टर्स में वांडरिंग भी लेकर आते हैं और अपने कैरेक्टर्स को एक वाइड स्कोप भी देते हैं। डिकेंस की राइटिंग की एक खास बात यह थी कि उनके नॉवेल इंस्टॉलमेंट्स में आते थे, पीसेस में आते थे, चैप्टर्स में आते थे, और वो एक वीकली या मंथली इंस्टॉलमेंट्स रहता है। ज्यादातर इनके जो वर्क्स हैं उनका मंथली इंस्टॉलमेंट्स रहा है, कभी कभी 2 इंस्टॉलमेंट्स एक साथ में रखे, कभी एक इंस्टॉलमेंट्स रखे हैं, लेकिन ज्यादातर यह इनका सीरियलाइजेशन की राइटिंग रही है। ये तो एक इंट्रोडक्शन था कि हम जब डिकेंस के पास आते हैं उसके पहले जो नॉवेल रहा है उसको राइट करने का, उसका पैटर्न देने का क्या रूप रहा है। वो पिकारेस रहा था, वो गोथिक बना, क्योंकि हमारे पास गोथिक नॉवेल भी हॉरेस वेलपोल साहब लेकर आ चुके थे कैसल ऑफ ओटरेंटो से, और गोथिक नॉवेल में भी डरावना सीन, वांडरिंग का सीन, पिकारेस नॉवेल में भी वांडरिंग का सीन, डरावना सीन, और बाद में जब हमको दूसरे वाल्टर स्कॉट आते हैं तो उन्होंने हिस्टोरिकल नॉवेल शुरू किया, बट हिस्ट्री में भी वांडरिंग कैरेक्टर्स मिलते हैं, रोमांस होता है, सारी चीजों का एक ब्लेंडिंग है जब हमको डिकेंस मिलते हैं। तो डिकेंस के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो लाइफ लाइक होते हैं, सोसाइटी को रियलिज्म के साथ प्रेजेंट करते हैं, लिटरेचर में इमेजिनेशन की जगह पर रियलिटी को दिखाने की कोशिश करते हैं, और उसके जरिए सोसाइटी की जो प्रॉब्लम्स होती है उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आइए चल के देखते हैं डिकेंस की राइटिंग के बारे में हम लोग क्या सोचते हैं। कुछ यहाँ पर उनके लाइफ के बारे में स्केच दिए गए जो उनको समझने में हमारी हेल्प करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पॉइंट्स लेते हैं और पॉइंट वाइज स्टडी करते हैं। Dickens was born to John and Elizabeth Barrow at 357 Mile End Terrace, Commercial Road, Lamport, Portsea near Portsmouth in Hampshire on 7th February 1812 as the second of his 8 siblings. The 8 siblings were Frances, Alfred, Letitia Mary, Harriet, Frederick William, Alfred Lamont, Augustus Newham, Moses, unmarried pen name Boss. Actually, अगर देखा जाए तो एक शॉर्ट में यहाँ पर आपको डिकेंस की जो लाइफ थी या डिकेंस की जो शुरुआती लाइफ थी उसके बारे में आपको बताया गया है। डिकेंस की पैदाइश एक्चुअली 7 फरवरी 1812 को हुई। इनके जो पेरेंट्स थे जॉन डिकेंस और उनकी जो माँ थी एलिजाबेथ बैरो डिकेंस, इन दोनों के ऑलमोस्ट 8 चिल्ड्रन थे, 8 बच्चे थे, और उन 8 में से चार्ल्स डिकेंस जो थे वो सेकंड जो चाइल्ड थे, एक्चुअली ही वाज सेकंड ऑफ द 8 सिबलिंग्स। उनकी बर्थ प्लेस को वैसे आमतौर पे तो हम पोर्टसी नियर पोर्टमाउथ को ही याद रखते हैं हैम्पशायर में, लेकिन अगर आप डेप्थ में जाते हैं और तो आप ध्यान रखिएगा कि पूरा जो इसका बेसिक हमारे लिए इंट्रोडक्शन होता है प्लेस के लिए वो होता है 357 माइल एंड टेरेस कमर्शियल रोड लैंडपोर्ट पोर्टसी नियर पोर्टमाउथ इन हैम्पशायर।
एक्चुअली कभी कभी क्या होता है एग्जाम्स में सारे प्लेसेस दे दिया जाते हैं, जैसे हैम्पशायर में दे दिया गया, पोर्ट माउथ में दिया गया है, पोर्ट सी में दिया गया है, या माइल एंड टेरेस में दिया गया है। तो आपको ध्यान रखना ये सारे प्लेसेस हैं जहां पर चार्ल्स डिकेंस, जिनका फुल नेम था चार्ल्स जॉन ह्यूफन डिकेंस, ये पूरा जो इनका नाम है इसके साथ ये प्लेसेस रिलेट करते हैं। बट क्लोजेस्ट कौन सा होता है ध्यान रखिएगा, क्लोजेस्ट के लिए माइल एंड टेरेस सबसे क्लोज इनका प्लेस होगा जो कॉमर्शियल रोड पे दिखाया गया है। उसके साथ पोर्ट सी या पोर्ट माउथ को भी जोड़ा गया है, हैम्पशायर वो काउंटी जहां पर वो पैदा हुए थे काउंटी। तो इस तरह से 7th February 1812 is the date when Charles Dickens was born। इनके 8 सिबलिंग्स में जो एक स्पेशल सिबलिंग है वो है ऑगस्टस न्यूहैम, जिनके निक नेम के रूप में हम मॉसेस को याद करते हैं। एक्चुअली मॉसेस जो निक नेम है वो बाद में चार्ल्स डिकेंस का पेन नेम बनता है। डिकेंस जब अपनी राइटिंग की शुरुआत करते हैं तो वो अपने एक वर्क के जरिए करते हैं जिसका नाम होता है स्केचेस बाय बॉज, और बॉज जो होता है दैट इज द पेन नेम ऑफ चार्ल्स डिकेंस। तो चार्ल्स डिकेंस जो पेन नेम लेते हैं दैट वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम द यंगेस्ट ब्रदर ऑफ हिज ऑगस्टस न्यूहैम, जिसको मॉसेस के नाम से जाना जाता है। तो दे वर द आफ्टर दिस फैमिली बैकग्राउंड नाउ वी मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट्स। He received his education at Dame School in Chatham and left in 1823 for Wellington House Academy, which he joined in 1827 in Camden Town and learned shorthand typing in 1830. Actually, Charles Dickens की लाइफ में कुछ ज्यादा ही अप एंड डाउन होता रहा। पूरा इंग्लैंड तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौर से गुजर ही रहा था। चार्ल्स डिकेंस को भी काफी कुछ प्रॉब्लम के रूप में फेस करना पड़ा। एक्चुअली जो एजुकेशन की शुरुआत हुई तो फैमिली को प्रॉब्लम्स भी फेस करना पड़ा, फैमिली को शिफ्ट होना पड़ा, लेकिन एजुकेशन की शुरुआत डैम स्कूल में हुई, जिसको उन्होंने ऑलमोस्ट 11 ईयर की अपनी उम्र में 1823 में छोड़ दिया। 1823 में छोड़ने के बाद एक ऐसी घटना होती है जो 1824 की स्पेशल घटना होती है। एक्चुअली 1824 में इनके फादर जॉन डिकेंस को इम्प्रिजनमेंट मिल जाता है, जेल मिल जाता है, और उन्हें लंदन का एक प्रिजन होता है जहां पर कैद करके रख दिया जाता है। एंड द नेम ऑफ द प्रिजन इज मार्शल सी डेटर्स प्रिजन। मार्शल सी डेटर्स प्रिजन 1824 में जॉन डिकेंस इनके फादर को इम्प्रिजनमेंट मिल जाता है। फैमिली के लिए प्रॉब्लम होता है, पॉसिबल दैट इज द पॉसिबल रीजन कि 1823 में इनकी एजुकेशन ऑलमोस्ट रुक सी गई, और फिर वह अपने आप को फिर से एस्टैब्लिश करने के लिए इन एजुकेशन उन्होंने दूसरी बार ट्राई किया वेलिंगटन हाउस एकेडमी को। एक्चुअली वेलिंगटन हाउस एकेडमी को उन्होंने 1827 में ज्वाइन किया, बट बहुत ज्यादा इस कॉलेज से भी उनको बेनिफिट नहीं हुआ, क्योंकि फैमिली की रिक्वायरमेंट थी कि फैमिली को सपोर्ट करना है, फाइनेंशियली सपोर्ट करना है, इसके लिए वर्क चाहिए, एंड ही वाज वेरी यंग टू सपोर्ट हिज फैमिली। तो अराउंड व्हेन ही वाज 18 ईयर ओल्ड 1830 में उन्होंने शॉर्ट हैंड टाइपिंग सीख लिया, और यहां से उनके करियर में वर्क का दौर शुरू हुआ जहां पर उन्हें अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए वर्क भी करना पड़ता है। 18 ईयर ओल्ड एक बॉय को वर्क करना पड़ रहा है, नेचुरली उसके ऊपर प्रेशर तभी से आ गया जब 1824 में उसके फादर को इम्प्रिजनमेंट मिल गई, जहां से एक सफर को दिखाया गया। शायद यही वजह है कि जब हम डेविड कॉपरफील्ड को पढ़ते हैं, जो इनका एक बायोग्राफिकल नॉवेल होता है, तो डेविड का कैरेक्टर बहुत क्लोज होता है डिकेंस के अपने कैरेक्टर से, और यहाँ पर जब वो 18 ईयर ओल्ड होते हैं तब तक इनका एजुकेशन ऑलमोस्ट ब्लॉक्ड हो चुका है, उन्होंने एजुकेशन रोक ली है, और शॉर्ट हैंड टाइपिंग उन्होंने सीख लिया 1830 में, जो आगे के करियर को उनको डिसाइड करेगा। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट इज हियर, he worked at Ellis and Blackmore as a junior clerk in May 1827. William Barrow offered him a job in the Mirror of Parliament and then House of Commons, the Morning Chronicle,
Bentley's Miscellany, and he joined theatre following his favorite actor Charles Matthews in 1828. Actually, after 1827, Dickens had lots of wandering, I can say, काफी भटकाव रहता है। भटकाव का रीजन रहता है कि फाइनेंशियल सपोर्ट होता नहीं है और फैमिली में भी प्रॉब्लम्स बढ़ चुकी होती हैं। देयर आर 8 सिबलिंग्स, तो इट्स नॉट इजी टू कैरी ऑन द फैमिली। तो ऐसी कंडीशन में उनको वर्क करना पड़ा, अर्ली शुरुआत में उनको करना पड़ा। जैसे मैंने आपको बताया 1827 में उन्होंने वेलिंगटन कैम्पडेन टाउन को अटेंड किया, बट उसी 1827 की मई में उन्होंने अपना फर्स्ट जॉब भी अटेंड किया। अब आप 1827 में अगर आप देखते हैं तो ही वाज हार्डली आई थिंक कि 15 ईयर ओल्ड। जब वो 15 साल के थे तो उन्हें यह ज्वाइन करना पड़ा और 15 ईयर ओल्ड में उन्होंने एलिस एंड ब्लैकमोर कंपनी को ज्वाइन किया जहां पर वो काम करते थे। एक्चुअली ये वही ब्लैकमोर है जो बाद में एक सोर्स बनता है। डेविड कॉपरफील्ड में ब्लैकमोर नाम से एक कंपनी चला जिसको मिस्टर मर्डरस्टोन रन करते हैं। तो वो 1827 में इन्होंने ज्वाइन किया, इनके फर्स्ट जॉब के रूप में, फर्स्ट वर्क के रूप में। इनके मामा थे विलियम बैरो और उन्होंने इनके लिए एक जॉब ऑफर किया था और दैट वाज इन द मिरर ऑफ पार्लियामेंट। एक्चुअली हम जानते हैं कि इस समय जो था पीरियोडिकल का दौर था और पीरियोडिकल में वर्क करना इस समय आसान था। इन्होंने भी अपने मामा के कहने पर इस जगह को ज्वाइन कर लिया। हालांकि इनकी जो राइटिंग रहती है उसमें एक रियलिज्म दिखता है, उसमें एक हकीकत दिखता है, लेकिन फिर भी इनकी जो राइटिंग रही उसमें एक तरह का रिवॉल्यूशन भी दिखता है। द मिरर ऑफ पार्लियामेंट को उन्होंने ज्वाइन किया, साथ ही साथ हाउस ऑफ कॉमन्स को भी इन्होंने ज्वाइन किया। 1832 में इन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स को ज्वाइन कर लिया था। 1832 में हाउस ऑफ कॉमन्स को इन्होंने ज्वाइन किया। मॉर्निंग क्रॉनिकल्स इनकी लाइफ का एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट होता है। एक्चुअली इन्होंने मॉर्निंग क्रॉनिकल्स को जब ज्वाइन किया था तो इलेक्शन कैंपेन के लिए था। उस समय इलेक्शन कैंपेन, रिमेंबर 1832 का टाइम है जहां पर रिफॉर्म बिल आ रहा था और रिफॉर्म बिल के बाद पहली बार जो मिडिल क्लास था उसे भी मौके दिए जा रहे थे कि वो इलेक्शन में आ सकते हैं। तो मॉर्निंग क्रॉनिकल्स जो था वो एक्चुअली इस तरह से पॉलिटिकल कैंपेन को लेकर के आया था, इलेक्शन कैंपेन को लेकर आया था। इसके पहले इन्होंने अपने आप को एक तरह से पॉलिटिकल जर्नलिस्ट के रूप में पार्लियामेंट्री डिबेट्स को दिखाने के लिए काम किया था। तो जो मॉर्निंग क्रॉनिकल्स है इनकी जो पार्लियामेंट्री डिबेट्स थी या पार्लियामेंट में होने वाली घटनाएं थी या इलेक्शन के जो कैंपेन चल रहे थे, सारे कैंपेन के बारे में या इलेक्शन की जो प्रोसेस थी, पार्लियामेंट की जो रनिंग थी, उन सबको रिपोर्ट करने, कई बार इसको क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो रिमेंबर मॉर्निंग क्रॉनिकल्स जो इनका है वो इलेक्शन को कवर करने के लिए इन्होंने या इलेक्शन कैंपेन को देखने के लिए इन्होंने इसको ज्वाइन किया हुआ था। बाद में इन्होंने बेंटलीज मिसलेनी को ज्वाइन किया। एक्चुअली बेंटलीज मिसलेनी इनकी करियर की शुरुआती वो पब्लिशिंग हाउस है जिन्होंने इनके वर्क्स को पब्लिकेशन दिया। 1836 में इनके वर्क पिकविक पेपर्स के साथ इनका शुरुआत होता है 36-37 के साथ। तो ये इनके शुरुआती दौर में देता है, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ ज्यादा दिन तक ये वर्क कर नहीं पाते हैं। ऑलमोस्ट 3 इयर्स का ये वर्क करते हैं यहाँ पर और फिर उसके बाद ये इसको छोड़ देते हैं। तो अराउंड 1839 के आसपास इन्होंने इस जगह को छोड़ दिया, बेंटलीज मिसलेनी को। जब शुरुआती दौर में ये आए 1827 में और इन्होंने वेलिंगटन हाउस एकेडमी को ज्वाइन किया था, तो इनको एक्टिंग का भी शौक था। जैसा इन्होंने बताया भी है कि ऑलमोस्ट 3 इयर्स ये पर डे जाते थे एक्टिंग करने के लिए, थिएटर को सीखने के लिए। और इनके ऊपर उस समय के बहुत बड़े कॉमेडियन थे जिनका नाम था चार्ल्स मैथ्यूज, उनका बड़ा असर था। 1828 के अराउंड उन्होंने इस थिएटर को ज्वाइन किया और ऑलमोस्ट 3 इयर्स तक 1831 तक इस थिएटर में वो पार्ट करते रहे, बट कहीं पर भी उनको ऐसा मौका नहीं मिल पाया। एक्चुअली ऐसा भी माना जाता है कि जब इनका ऑडिशन था जिस दिन एक्टिंग का, अनफॉर्चुनेटली फॉलिंग, और उसकी वजह से इनके ऑडिशंस इनसे मिस हो जाते हैं। तो ये एक एक्टर की जो इनकी लाइफ थी, एक्टिंग करने की जो इनकी चाहत थी,
वो नहीं फुलफिल हो पाती है, नहीं पूरा हो पाती है। कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन एक्टर था जो इनको इंस्पायर किया था इनकी राइटिंग के लिए, तो बी केयरफुल अबाउट चार्ल्स मैथ्यूज। इनके ऐसे एक्टर थे जिन्होंने इनको इंस्पायर किया था इनकी राइटिंग के लिए। और इसके बाद भी और इनकी लाइफ में काफी कुछ होता रहा, जैसे कि इनको एक इनके अनऑफिशियल फ्रेंड भी इनको ज्वाइन करते हैं जिनका नाम होता है जॉन फॉस्टर, जो सच में कहा जाए तो इनके अनऑफिशियल बिजनेस पार्टनर होते हैं और बिजनेस मैनेजिंग के बारे में इनको बताते रहते हैं। जॉन फॉस्टर काफी इनकी हेल्पफुल कर रहते हैं और पिकविक पेपर्स के समय में भी उन्होंने इनको हेल्प किया था। साथ ही साथ यह बात भी ध्यान रखना होगा कि चार्ल्स डिकेंस जो थे वो ऐसे नॉवेलिस्ट हैं जिन्होंने फर्स्ट नॉवेल लिखा, फर्स्ट नॉवेल जो एक्चुअली अपने चाइल्ड प्रोटोगोनिस्ट को लेकर के एक बच्चे को अपने नॉवेल का हीरो बना करके पूरे स्टोरी को नरेट करते हैं। और इस तरह का उनका वर्क अपने आप में एक डिफरेंस को दिखाता है जो इन्होंने ओलिवर ट्विस्ट में किया था। चाइल्ड प्रोटोगोनिस्ट को लेकर के इनका लिखा गया नॉवेल एक्चुअली विक्टोरिया सोसाइटी का नॉवेल जो रहा है, फर्स्ट नॉवेल है, वो ओलिवर ट्विस्ट जो इन्होंने रिलेट किया। तो काफी चेंजेस इनकी लाइफ में आए, लेकिन चार्ल्स मैथ्यूज का जो इंप्रेशन रहा, इन्फ्लुएंस रहा इनके ऊपर, वो लाइफ लॉन्ग इनके वर्क्स में देखने को मिलता रहा। शायद यही वजह था कि इनके वर्क्स को कई बार साइकोलॉजिकल डेप्थ न होने की वजह से ऑस्कर वाइल्ड या हेनरी जेम्स या वर्जीनिया वुल्फ इनकी शिकायत करते थे कि इनमें लैक ऑफ साइकोलॉजी या साइकोलॉजिकल डेप्थ को दिखाया जाता है। ये लूज राइटिंग करते थे, ऐसी राइटिंग करते थे जो सच में साइकोलॉजिकल डेप्थ नहीं लेता था, लेकिन इनकी राइटिंग में सोशल डेप्थ दिखती थी, जिसकी वजह से एक्चुअली इनको लियो टॉल्स्टॉय से लेकर के जॉर्ज ऑरवेल तक, जी.के. चेस्टरटन ने भी इनकी रियलिज्म, इनकी कॉमेडी, इनकी प्रोज स्टाइल, इनके यूनिक कैरेक्टराइजेशन और खास तौर से जो सबसे स्पेशल रहा है सोशल क्रिटिसिज्म को लेकर के इन्होंने इनकी काफी तारीफ की है, इनकी काफी प्रशंसा की है। इस तरह से चार्ल्स डिकेंस की राइटिंग को लेकर के भी लोगों में अलग अलग सोच है, क्योंकि साइकोलॉजिकल डेप्थ तो सच में नहीं दिखता है इनमें, लेकिन रियलिज्म दिखता है, सोशल क्रिटिसिज्म दिखता है, तो अलग कॉन्सेप्ट रहे हैं। वर्जीनिया वुल्फ जो साइकोलॉजी को लेकर के या स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को लेकर जानी जाती हैं, उन्होंने इसको इसमें कमी के रूप में पाया। लेकिन दूसरी ओर अगर लियो टॉल्स्टॉय जैसे, जॉर्ज ऑरवेल जैसे जो सोशल नॉवेलिस्ट थे, उनके अगर नॉवेल्स को देखा जाए तो नेचुरली उन्होंने इसमें एक सोशल क्रिटिसिज्म के वर्क्स में पाया। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, एंड दिस टाइम he fell in love with Maria Birnell in 1830 and had an affair with an actress, Ellen Turnham. He married with Catherine Thompson Hogarth on 2nd April 1836 and separated from her in May 1858. They had 10 issues looked after by Georgiana Hogarth. एक्चुअली चार्ल्स डिकेंस की लाइफ में इतने ज्यादा अफेयर तो नहीं हो पाए जैसे आमतौर पर इंग्लिश जो हमारे पर्सन्स होते हैं उनकी लाइफ में होते हैं, लेकिन फिर भी शुरुआती उनका जो फर्स्ट लव रही वो मारिया बीडनेल रही। मारिया बीडनेल ही है जो शायद इनकी जो डेविड कॉपरफील्ड है उसमें डोरा स्पेनलॉ का जो कैरेक्टर है वो मारिया बीडनेल ही नरेट करती है डोरा स्पेनलॉ के रूप में। इनके साथ अफेयर इनका 1830 में शुरू हुआ। उसके बाद इनकी मुलाकात इनकी अपनी होने वाली वाइफ के फादर जॉर्ज होगार्थ से हुई। जॉर्ज होगार्थ के साथ इनकी मुलाकात अराउंड मॉडर्न क्रॉनिकल्स के लॉन्च के टाइम में हुई थी, जिनमें इवनिंग एडिशन के रूप में थे, म्यूजिक क्रिटिक के रूप में थे जॉर्ज होगार्थ। जॉर्ज होगार्थ से इनकी मुलाकात जनवरी 1835 में हुई थी। जॉर्ज होगार्थ की 3 बेटियां थीं, जिनमें सबसे बड़ी जॉर्जियाना थी, उसके बाद मैरी थी और सबसे छोटी कैथरीन थी। कैथरीन से इनका अफेयर शुरू हुआ था और कैथरीन से ही गॉट मैरिड ऑन 2nd April 1836 and they separated. He separated from her in May 1828. Actually, after 22 years of the marriage, दोनों में नहीं हो पाया और दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। सेपरेशन का कोई
बड़ा रीजन नहीं दिया जाता है, बट ये माना जाता है कि दोनों में अच्छी नहीं बन पाई, जिसको डिकेंस ने एक्सेप्ट भी किया और उन्होंने जॉन फॉस्टर को अप्रैल में एक लेटर लिखा था और 1856 में उन्होंने जॉन फॉस्टर को लिखते हुए कहा था, पुअर कैथरीन एंड आई आर नॉट मेड फॉर ईच अदर एंड देयर इज नो हेल्प फॉर इट। एक्चुअली इनका कहना यही था कि कैथरीन और चार्ल्स दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं हैं और अब इसमें कोई हेल्प नहीं हो सकती। जॉन फॉस्टर जो उनके अनऑफिशियल बिजनेस मैनेजर थे, उनको इन्होंने ये बात लिखी हुई थी, इसलिए 1858 में ये अलग हो गए एक दूसरे से, लेकिन लाइफ लॉन्ग ये उनके लिए अच्छा सोचते रहे। इवन जब इनकी डेथ होती है उस समय भी बिफोर आफ्टर दैट ही हैड एन अफेयर विद एन एक्ट्रेस जिनका नाम था एलन टर्नेम। कई बार एक क्वेश्चन भी आया हुआ है कि किस एक्ट्रेस के साथ उनका अफेयर था। एलन टर्नेम इज एन एक्ट्रेस जिसके साथ इनका अफेयर चला। 1858 और 1836 के बीच में he had 10 issues, in fact they had 10 issues और इन इश्यूज की देखरेख करने का काम इनकी बड़ी सिस्टर इन लॉ जिनको साली कहते हैं जॉर्जियाना होगार्थ ने किया था। एक्चुअली वो 10 इश्यूज जो चार्ल्स के थे वो थे चार्ल्स डिकेंस पहला ही जूनियर के नाम से, मैरी केट पेरेजिनी, वाल्टर लैंडर, फ्रांसिस अल्फ्रेड डी ऑल्से, सिडनी, फिलिप, हेनरी, डोरा एंड एडवर्ड। इस तरह से करके 10 इनके इश्यूज होते हैं, 10 बच्चे होते हैं और इन बच्चों को देख रेख करने का काम जॉर्जियाना करती है। जॉर्जियाना बिकम्स इंस्पिरेशन, आई थिंक कि पेशेंस का एक प्रतिबिंब होती है, वो देखती हैं और उनको ये मालूम था कि ये दोनों जो चार्ल्स और कैथरीन है तो दोनों आपस में बहुत फाइट करते रहते हैं, बहुत ज्यादा इनकी अनबन है, इसलिए वो केयर करती रहती थी, उनकी देख रेख किया करती थी। नेक्स्ट टॉपिक इज हियर, ही वाज इनवाइटेड बाय वाशिंगटन इरविंग इन 1841 to visit America. His first story was a dinner at Poplar Walk. First novel was Pickwick Papers. First play was The Strange Gentleman, and the last work was The Mystery of Edwin Drood. Before he breathed his last at Gad's Hill Place on 9th June 1870, he was buried in Poets Corner, Westminster Abbey. Actually, अगर इनके लाइफ के अचीवमेंट के बारे में कहें तो बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा कि वो सोशल क्रिटिक के रूप में याद किए जाते हैं। उनके नॉवेल्स जो होते हैं वो उनकी लाइफ के रिप्रेजेंटेटिव माने जाते हैं, बट एक्चुअली देखा जाए तो उस समय ऐसा कोई खास अचीवमेंट नहीं हुआ, क्योंकि 1842 जो इनकी टाइमिंग रही है उसमें विलियम वर्ड्सवर्थ को पोएट लॉरिएट बना दिया जाता है और उसके बाद का जो करियर होता है वो टेनिसन को बना दिया था। 1850 में टेनिसन पोएट लॉरिएट बन जाते हैं। तो जो इनकी लाइफ होती है उस टाइम में बहुत बड़े बड़े राइटर्स हो जाते हैं, चाहे ब्राउनिंग रहे हों या मैथ्यू अर्डल रहे हों, टेनिसन रहे हों, या नॉवेल राइटिंग में बाद में हमारा इंट्रोडक्शन होता है टॉमस हार्डी के साथ, तो ये बड़े लोग रहते हैं जिनके साथ इनका मैच रहता है, तो ऐसी कोई अचीवमेंट नहीं हुई। बट 1841 में अमेरिका के उस समय के प्रेसिडेंट वाशिंगटन इरविंग ने इनको इनवाइट किया था कि ये अमेरिका को विजिट करें, जो इनके एक स्पेशल अचीवमेंट के रूप में होता है। राइटिंग का वर्क इन्होंने शुरू किया था, तो एज ए स्टोरी राइटर इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी और इनकी फर्स्ट स्टोरी के रूप में अ डिनर एट पॉपुलर वॉक फेमस है। इस वॉक के वर्क के बाद उन्होंने अपने आप को मूव किया। एक्चुअली ये जो वर्क इनका था अ डिनर एट, इसको बाद में एक लंदन की मंथली मैगजीन होती है उसमें इसको पब्लिश कराया जाता है, जो पेरियोडिकल थी लंदन की मंथली मैगजीन। 1833 के आसपास इस टाइम को लिखा था उन्होंने, तो 1833 इनके करियर की शुरुआत ही मानी जा सकती है और डिनर एट पॉपुलर वॉक इनके फर्स्ट वर्क के रूप में याद किया जाता है। फर्स्ट नॉवेल के रूप में जहां से एज ए नॉवेलिस्ट ये अपने आप को एस्टैब्लिश करते हैं। पिकविक पेपर्स का जिक्र होता है। पिकविक पेपर्स में इनको पॉपुलैरिटी मिली। शुरुआती दौर में तो खास फेम नहीं मिला,
लेकिन बाद में इनको जरूर इस वर्क से फेम मिला, जिसको इन्होंने कंटिन्यू रखा ओलिवर ट्विस्ट में, जिसको इन्होंने 1837 से लेकर 1839 के बीच में लिखा। फिर उन्होंने निकोलस निकलबाय को राइट किया, जो 1838 से 1839 के बीच में रहा। ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप रखी, ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप को इन्होंने 1840 से 1841 के बीच में राइट किया। बर्नबाई रच को इन्होंने ट्राई किया 1841 से लेकर 1841 में इन्होंने राइट किया, हालांकि फरवरी से लेकर नवंबर के बीच में राइट किया था। मार्टिन चुजलविट को इन्होंने राइट किया 1843 से लेकर 1844 के बीच में। डॉम्बी एंड सन को राइट किया 1846 से लेकर 1848 के बीच में। डेविड कॉपरफील्ड जो इनकी ऑटोबायोग्राफिकल रही, उसको 1849 से लेकर 1850 के बीच में। ब्लीक हाउस को इन्होंने 1852 से लेकर 1853 के बीच में। हार्ड टाइम्स इनका फेमस नॉवेल रहा, जिसको उन्होंने 1854 से लेकर 1854 के बीच में रखा, हालांकि अप्रैल से लेकर अगस्त के बीच में राइट किया था इन्होंने। लिटिल डॉलिट को इन्होंने राइट किया 1855 से लेकर 1857 के बीच में। अ टेल ऑफ टू सिटीज जो इनकी मानी जाती है सेकंड हिस्टोरिकल नॉवेल है, क्योंकि फर्स्ट हिस्टोरिकल नॉवेल के रूप में बर्नबाई रच इनकी मानी जाती है, और अ टेल ऑफ टू सिटीज जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के अराउंड मूव करती है 1792 के अराउंड, तो वो नॉवेल इन्होंने राइट किया था। दैट हैपेंड इन 1859 से लेकर 1859 में ही, जिसको अप्रैल से लेकर नवंबर के बीच में इंस्टॉलमेंट में इन्होंने पब्लिश किया था। ग्रेट एक्सपेक्टेशन इनकी बहुत फेमस नॉवेल रही है, जिसमें फिलिप पिप का एक कैरेक्टर है जो बहुत ही फेमस रहा, वो 1860 से लेकर 1861 के बीच में राइट किया। और म्यूचुअल फ्रेंड को इन्होंने मई 1864 से लेकर नवंबर 1865 के बीच में राइट किया। और इनके आखिरी वर्क के रूप में रहा जो मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूट, हालांकि आगे हम लोग बात करेंगे, उसको इन्होंने राइट किया था। और इनकी कुछ क्रिसमस बुक्स भी थी जो इन्होंने राइट किया था। तो क्रिसमस बुक्स के रूप में जैसे अ क्रिसमस कैरोल इन्होंने राइट किया 1843 में। दूसरा इन्होंने द चाइम्स राइट किया 1844 में। तीसरा इन्होंने राइट किया क्रिकेट ऑन द हर्थ, जिसको 1845 में इन्होंने राइट किया था। एक्चुअली ये 3 वर्क्स इनकी रही जिनको उन्होंने एक तरह से क्रिसमस स्टोरीज के बीच में इन्होंने इसको कलेक्शन के रूप में दिया था। तो सबसे पहले इसमें फेमस जो हुई वो क्रिसमस कैरोल रही, जो 1843 में आई थी। इन्होंने अपने आप को एक ड्रामेटिस्ट के रूप में भी एस्टैब्लिश करने की कोशिश की, और ड्रामेटिस्ट के रूप में इन्होंने ऑलमोस्ट 6 प्लेस राइट किए। हालांकि स्टेज पर सक्सेस नहीं मिली, लेकिन इनकी ड्रामेटिस्ट की जो शुरुआत हुई वो 1836 से ही हुई थी, जिसमें इन्होंने पहले प्ले के रूप में, जैसा मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है, फर्स्ट नॉवेल के रूप में पिकविक पेपर्स था। तो दूसरा इनका जो फर्स्ट प्ले अगर देखा जाए तो फर्स्ट प्ले के रूप में द स्ट्रेंज जेंटलमैन रहा, जिसको इन्होंने 1836 में राइट किया था। सेकंड प्ले के रूप में इनका रहा द विलेज कॉकेट्स, जिसको एक बार फिर से 1836 में ही इन्होंने राइट किया। तीसरे प्ले के रूप में इनका रहा इज शी हिज वाइफ और समथिंग सिंगुलर, इसको 1837 में इन्होंने राइट किया। फोर्थ प्ले के रूप में इनका रहा द लैम्प लाइटर, जो इन्होंने राइट तो अराउंड 1837 किया था, लेकिन ये कभी भी प्रोड्यूस नहीं हो पाया, इसका प्रोडक्शन नहीं हो पाया, पोस्टपोन हो गया या विड्रॉन हो गया। 1851 में इन्होंने अपना 5th प्ले राइट किया मिस्टर नाइटिंगेल्स डायरी, जो 1851 में आता है। और आखिरी प्ले के रूप में इनका था 1867 में आया हुआ नो थोरोफेयर। नो थोरोफेयर इनका आखिरी प्ले रहता है जो 1867 में आता है। लास्ट जो वर्क इनका देखा जाए तो जैसा मैंने बताया एक मिस्ट्री था, द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूट, जो इनका लास्ट वर्क माना जाता है, जिसको 1870 में ही इन्होंने कंप्लीट किया था। ये इनके वर्क्स थे जिनके बारे में हम लोगों ने बात किया। एक्चुअली काफी फेम्ड रहे अपनी स्टोरीज को लेकर, जैसे का स्कॉचेस बाय बॉस जो 1836 में आई थी, स्टोरी कलेक्शन थी। इसके अलावा कुछ इन्होंने पोएट्री भी राइट किया हुआ, पोएट्री का भी इन्होंने कलेक्शन निकाला था, जैसे द फाइन ओल्ड इंग्लिश जेंटलमैन इनकी पोएट्री रहती है, इसको इन्होंने पब्लिश कराया था। बट एक्चुअली एज अ नॉवेलिस्ट ही आज ये हमारी सोसाइटी में याद किए जाते हैं। इनका लास्ट जो होता है लाइफ का वो बड़ा ही सरप्राइजिंग होता है, क्योंकि इन्होंने एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट ले रखा था, और कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग ये था
कि इन्हें 1868 से लेकर 1869 के बीच में फेयरवेल रीडिंग करनी थी, और वो फेयरवेल रीडिंग ये कर रहे थे इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड में, जिसकी शुरुआत ये 1868 के 1868 के 6 अक्टूबर से कर रहे थे। इनका कॉन्ट्रैक्ट था कि 100 रीडिंग करेंगे अपने वर्क्स का, जिनका वो 75 अपने प्रोविंसेस में डिलीवरी करेंगे और साथ ही साथ 12 अकेले इनका लंदन में करेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली 12 अप्रैल को 1869 को कोलैप्स से हो जाते हैं। एक्चुअली इनको बेहोशी आ जाती है, फेंटेड हो जाते हैं, और इस तरह से जब ये कोलैप्स होते हैं तो वो एक इनकी हेल्थ की डिक्लाइन है, इनकी हेल्थ की गिरावट है, जिसकी शुरुआत 22 अप्रैल 1867 में प्रेस्टन में होता है, जबकि ये लंकाशायर में रह रहे होते हैं। डॉक्टर ने इनको एडवाइस किया कि आप अपने टूर को कैंसिल कर दीजिए, जिन्होंने 100 लेक्चर्स या 100 रीडिंग का अपना टूर बना रखा था। फाइनली इनको अपने हेल्थ इश्यूज की वजह से उस टूर को कैंसिल करना पड़ा, और टूर को कैंसिल करने के बाद जब इनकी फिर से फिटनेस हुई तो इन्होंने फिर से अपनी इस विजिट को शुरू किया। बट अनफॉर्चुनेटली आखिरकार इनको फिर से एक बार फिर से ये फॉल होना हुआ, और 8 जून 1870 को इनको फिर से स्ट्रोक आता है। आई थिंक ये बहुत ही बड़ा स्ट्रोक रहता है, जिसकी वजह से 9 जून 1870 को इनको अपनी आखिरी सांसें लेनी पड़ी, और ही डाइड एट गार्डसे हिल पैलेस प्लेस, जो 9 जून को इन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली। दिस वाज एक्चुअली इन्होंने अपनी एक विल राइट की थी, और विल के अकॉर्डिंग ये चाहते थे कि रॉचेस्टर कैथेड्रल में इनको सिंपल ढंग से बरीड किया जाए, लेकिन बाद में इनकी डेथ के बाद ऐसा नहीं हो पाया, और इनकी डेथ को भी एक हाईली ऑफिशियल प्रोसेशन दिया गया, और इनको भी पोएट्स कॉर्नर, जो बड़े राइटर या पोएट्स के लिए प्लेस माना जाता है वेस्टमिंस्टर एबी में, वहां पर इनको बरीड किया गया। इनके बरीड होने के बाद ऑलमोस्ट 5 डेज जब ये बरीड हो जाते हैं, तो 9 जून को एक्चुअली 14 जून को एक इनके लिए यूलॉजी आती है, और इस यूलॉजी को डिलीवर करने का काम करते हैं आर्थर पेनरिम स्टैनली, जो इन्होंने 14 जून 1870 को इन्होंने डिलीवर किया था। एक्चुअली ये चाहते थे कि इनका जो प्रॉपर्टी है, जो बैलेंस है, उसका मैक्सिमम पार्ट्स जो जॉर्जियाना होगारो थी उनको दे दिया जाए, साथ ही अपने बच्चों को भी दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि कैथरीन से ये डिपार्ट जरूर हो गए थे, सेपरेट जरूर हो गए थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कैथरीन के लिए भी एनुअल अराउंड 600 पाउंड का एक तरह से इन्होंने एक इश्यू रखा, जो 600 पाउंड उनको मिल सकता था। एक्चुअली दिस वाज ऑल अबाउट चार्ल्स डिकेंस life and biography in short. I think it will be helpful for you in your examination. Keep watching English Kingdom, Katra, Prayagraj, and contact us for notes and classes. Thank you very much.